हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ये आपकी थीम नंबर 17 है आउट ऑफ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर योर सीएपीएफ पेपर 2। और ग्लोबलाइजेशन में आपको बता दूं, सीएपीएफ में अभी तक 2 या 3 बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 या 3 बार सीएपीएफ में ये क्वेश्चन डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आया है। चांसेस है कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, प्लस आपको पता है अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी आपने देखा होगा। उसके बाद आप देखोगे इनवर्ड लुकिंग, नाउ द कंट्रीज खुद के जो उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ट्रेड बैरियर उन्होंने इंपोज कर दिए हैं। आप देखोगे सैंक्शंस वो लगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखोगे। सैंक्शंस, रशिया पे सैंक्शन, ईरान पे सैंक्शन, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन, और इसके साथ आप देखोगे पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस, FATF लिस्ट में था वो। इंडिया के ऊपर भी एक टाइम पे सैंक्शन लगे थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आने वाले टाइम में क्या ग्लोबलाइजेशन एक मिथ बन के रह जाएगा? आप देखेंगे, आप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रंप के टाइम पे थी, लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्स उसके अंदर हमने देखा गया है, राइट? तो ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। आई विल शो यू सीएपीएफ में कहां कहां पूछा है। देखिए, पहले हम देखते हैं 2004 के अंदर कहां पे क्वेश्चन आया था। 2004 सीएपीएफ में पेपर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विदर ग्लोबलाइजेशन, पीछे है क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछ रहा है क्या ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है, क्या उसके अंदर विदरिंग आ रही है, क्या उसके जो पहले हमें फीचर्स दिखते थे ग्लोबलाइजेशन के, क्या वो कम हो चुके हैं? ऐसा क्वेश्चन 2004 के अंदर भी आया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपका क्वेश्चन आया था 2007 के अंदर। यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर ई, ग्लोबलाइजेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपका सीएपीएफ एग्जाम में, ग्लोबलाइजेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 2007 के अंदर। ग्लोबलाइजेशन इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट थीम बनती है क्योंकि आपसे पूछा जा चुका है। आने वाले टाइम पे ग्लोबलाइजेशन से फिर पूछेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ग्लोबलाइजेशन को प्रिपेयर करें, एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ हो। आप देखोगे कि हम ग्लोबलाइजेशन, या फिर हम देखते हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमने FDI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, जो आपका इंडेक्स है उसको बेहतर करने के लिए जो पहले आप देखते थे लाइसेंस राज और जो प्राइवेटाइजेशन, और जो आप देखोगे कुछ एक चीज़ों पे जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, सिर्फ लाइसेंस राज, ठीक है, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। 1991 रिफॉर्म आप देखोगे, LPG रिफॉर्म हुआ, ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखोगे। तो ये मैं कह रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभी रिसेंट में। सो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अब आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन लोगों के बीच भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच भी हो सकता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस, इनके बीच भी हो सकता है। आप देखते होगे सिटीजन टू सिटीजन, आप देखोगे कनेक्शंस होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शंस होते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट कनेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस कनेक्शंस होते हैं, एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शंस होते हैं। ये सभी आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन का एक प्रोसेस है। अब हम देखते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन में, जब हम देखेंगे क्या ग्लोबलाइजेशन, क्या ये रिसेंट फिनोमिना है, क्या ग्लोबलाइजेशन पहले भी होता था जब हम इसका एक नाम नहीं दिया था इसको ग्लोबलाइजेशन? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को हमने एक टर्म दी थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, 1950s के बाद से हमने इसको क्या दिया गया, ग्लोबलाइजेशन, इसको एक नाम दिया। क्या पहले ग्लोबलाइजेशन होता था? पहले क्योंकि हमने नाम तो नहीं दिया था इस पर्टिकुलर फिनोमिना को, तो पहले ग्लोबलाइजेशन था। आप देखोगे सिल्क रूट का एग्जांपल दिया है, ग्रेट सिविलाइजेशन थी जब हमारी, चाइनीज, पर्शियन, इजिप्ट एंड रोम, तो सिल्क रूट। उसके बाद आप देखोगे टाइम इमेमोरियल से ये आपका ग्लोबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है चलता आ रहा था। बार्टर सिस्टम आप देखोगे, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब आप बात करोगे तो वहाँ ट्रेड होती थी इजिप्ट सिविलाइजेशन से और सुमेरियन सिविलाइजेशन से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए द adaptation of export oriented development strategy and trade liberalization was widespread। ट्रेड लिबरलाइजेशन इंडिया के अंदर हुआ 1991 में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ उस टाइम पे, तो WTO ने इंडिया के सामने शर्त रखी और वर्ल्ड बैंक ने शर्त रखी कि आपको अपने ट्रेड बैरियर्स जो है वो खत्म करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो इंडिया को वहाँ उस टाइम पे आप देखोगे बेल आउट कराया गया। फिर आप देखोगे द ग्लोबलाइजेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज
पॉलिसी मेकिंग टेक्निक्स, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ। क्या आज के टाइम पे आप देखोगे इंडिया एज ए सिग्नेटरी ऑफ WTO, क्या इंडिया काफ़ी प्रोडक्ट्स पर, मतलब उन प्रोडक्ट्स पर क्या ट्रेड बैरियर लगा सकता है, या फिर जब उसको लगे कि इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको खतरा है, ठीक है, क्या हम सब्सिडीज़ दे सकते हैं हर एक चीज़ों के अंदर? क्या गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे सकता है जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़ सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का? ये सभी आपका ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है, WTO के अंडर आता है। तो जब आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, पॉलिसी मेकिंग टेक्निक, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ। तो हम हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप जो है दूसरी कंट्री के साथ खराब ना हो। अमेरिका के साथ आप देखोगे हमारी बहुत बायलेटरल मीटिंग होती हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ किया? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है किस कंट्री के साथ किया है? रिसेंट 15 या 20 दिन या 1 महीने पहले। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये भी ग्लोबलाइजेशन का क्या है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है, रिसेंट कमिटमेंट या फिर बायलेटरल एग्रीमेंट। ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम हुई है? ग्लोबलाइजेशन से आप देखोगे बहुत सारी एक एसोसिएटेड इश्यूज उससे आए हैं। जब आप देखोगे क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एयर पोल्यूशन आप देखोगे, एयर पोल्यूशन डज नॉट हैव एनी बाउंड्री। इसकी कोई फिजिकल बैरियर नहीं है कि आप एमिशन कर रहे हो अमेरिका के अंदर तो उसका इफेक्ट आपको इंडिया के अंदर नहीं दिखेगा, इंडिया के अंदर एमिशन हो रहा है आपको उसका इफेक्ट किसी कोस्टल कंट्री के अंदर नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। सो इट्स अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। तो इसमें आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही इशू है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद आप देखोगे सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। आपका क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका सिविल सर्विस मेंस में। क्वेश्चन वाज इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? ये क्वेश्चन आपका पूछा है। उसके बाद आप देखो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है। अभी कल ही मैंने एक इंपॉर्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था, 2011 में क्वेश्चन आया था CAPF में, डू द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट पोज अ थ्रेट टू द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया? ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आप देखोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस एंड इकोनॉमी। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस एंड इकोनॉमी पे आपका क्वेश्चन आया है, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, ये क्वेश्चन आपका है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही आप क्या बोलोगे इसके अंदर कि ग्लोबलाइजेशन एक जो फिनोमिना है, इसीलिए चाइना वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है नो डाउट इन द कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, वहां पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर, उसके साथ आप बांग्लादेश के अंदर देखोगे, फिर म्यांमार के अंदर देखोगे, पाकिस्तान के अंदर CPEC देखोगे। यस नो डाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, नेपाल के साथ भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन सभी चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ फेवर मिले, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करे, इसीलिए सभी एक दूसरे से अपना सेल्फ जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल ट्रेड, रिलेशंस एंड इकोनॉमी, ये सभी आपके ग्लोबलाइजेशन के क्या है, इफेक्ट्स हैं। आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के और क्या क्या फीचर्स हैं, कहाँ पे आपको दिखता है कि ग्लोबलाइजेशन है रियली में। इकोनॉमी, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। अफगानिस्तान के साथ आप देख लिए हमारा, और आप देखोगे बांग्लादेश के साथ देख लो आप, उसके साथ आप देख लो नेपाल के साथ। सो मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन आप देखोगे, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं हम, नॉट ओनली इंडिया बट एवरी कंट्री एक्सरसाइजेस विद ईच अदर। सोशल, आइडियोलॉजिकल आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन, जैसे एक आइडियोलॉजी सपोज कीजिए उस टाइम पे आपकी कैपिटलिज्म, दूसरा आपकी कम्युनलिज्म, दो इंपॉर्टेंट आप देखोगे आइडियोलॉजीज थी। वो आइडियोलॉजी इतनी फास्ट, इतने तरीके से वो पूरी दुनिया के अंदर फैली, तो काफ़ी जो कंट्रीज़ आप देखोगे उस टाइम पे अडोप्ट की, किसी ने नहीं की। इंडिया रिमेन न्यूट्रल, इंडिया आप देखोगे एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, तो दोनों का मिक्स उसमें दिखा जाता है इंडियन आप देखोगे इकोनॉमी का। उसके बाद आप देखिए रिलीजियस, ये भी आप देखोगे रिलीजियस, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। आपने देखा होगा उस टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज ये किस तरह से आते थे इंडिया में कन्वर्ट करने के लिए। एनवायरमेंटल आप देखोगे, एनवायरमेंटल IPCC रिपोर्ट आप पढ़ोगे, जब UNFCCC फ्रेमवर्क आप देखोगे, पेरिस क्लाइमेट डील आप देखोगे, ठीक है, ग्लासगो समिट आपने देखी, COP26, ये सभी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन का एक देखोगे आप पूरा फीचर्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक आप देखोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF। कल्चरल आप देख सकते हो,
कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आप दे सकते हो। बुद्धिज्म, जैसे बुद्धिज़्म का कैसे स्प्रेड हुआ, शुरुआत हुई इंडिया से, जापान में भी है, चाइना में भी है, ठीक है, म्यांमार के अंदर भी है, काफ़ी देखोगे रिलीजन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल आप देखिएगा। अब देखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे आप देखोगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सभी उसके पीछे मतलब बेसिकली दे फाइट फॉर दैट टेक्नोलॉजी। उनको ये लगता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हाई ग्रेड की टेक्नोलॉजी अगर उन्हें मिल जाए तो उनका बिजनेस बहुत बेटर हो सकता है, उनकी इकोनॉमी के अंदर क्वांटम जंप आ सकता है। तो टेक्नोलॉजी इज अ फैक्टर। आप डिफेंस देखोगे, डिफेंस हम इंपोर्ट करते हैं हार्डवेयर इसराइल से, हम फ्रांस से सबमरीन वहाँ से लेके आए, अमेरिका से हम लेके आते हैं, ओके, रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप देखोगे एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के अंदर हुआ इंडिया के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म हुआ। उसके बाद आप देखोगे और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट। साउथ ईस्ट एशिया को क्या बोला जाता है, या फिर साउथ एशिया को बोला जाता है सबसे लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन का मतलब है यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं कंपैरेटिवली। अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका में हम देखें तो बिटवीन मैक्सिको, फिर ऊपर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आप नीचे देखोगे, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, फिर आप ये सभी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ और ये रीजन बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है आपस से, राइट। तो ये आप यूरोपियन कंट्रीज़ का आप एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेकिन साउथ एशिया जो है लीस्ट इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे अभी तक वो पुराने आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है अभी तक चल रहे हैं। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, उसके साथ आप देखोगे ट्राइलेटरल हाईवे जो है, उसके साथ आप देखोगे बीबीआई नेटवर्क जो है, बीबीआई कॉरिडोर, वो भी अभी तक लटका हुआ है। सभी चीज़ अभी तक इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी शेयरिंग आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रिड बनाने की कोशिश हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, कि जहाँ पे ज़्यादा जनरेशन होगा, पावर का सरप्लस है, जैसे नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, और जहाँ पे कंजम्पशन हो सकता है आप इंडिया के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप श्रीलंका, मालदीव्स प्लस म्यांमार, जहाँ पे उसका कंजम्पशन हो सकता है। अभी तक ये पावर के हिसाब से पावर ग्रिड जो है इंटरकनेक्टेड नहीं हो चुकी है, ठीक है, ये भी करने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं राइज ऑफ WTO, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। WTO के राइज होने से आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट। टैरिफ्स जो थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स, उनको ख़त्म करने की कोशिश की है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। नाउ इम्प्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। इम्प्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल आप देखोगे, जिसमें कैपिटल एक्सचेंज इनिशियली बहुत सारी ऐसी चीज़ देखो इंडिया के अंदर, मैं बता दूं आपको, दिस करंट अकाउंट और आपका करंट अकाउंट प्लस दूसरा आपका, दो तरह के कन्वर्जन होते हैं इंडिया के अंदर। पहला आप कन्वर्जन देखोगे, तारापुर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ये होनी चाहिए, इंडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी जो कैश इंडिया के अंदर आता है या फिर जो कैश इंडिया से बाहर जाता है, वो इंस्टेंटली कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। उसके बाद आप देखोगे इंप्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब इंडिया के अंदर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई FDI लेके आना चाहता है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये सभी चीज़ें। तो कैपिटल आप देखोगे, फॉरेन रिजर्व्स इंडिया के अंदर देखोगे, ये आप देखोगे दिस हैज़ बेसिकली रिड्यूस्ड इन कैपिटल बैरियर्स। अब बहुत आसान है दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना और यहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस लेके जाना। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। राइज ऑफ MNCs देखोगे आप, मल्टीनेशनल कंपनीज। लिबरलाइजेशन क्या है, बेसिकली एक ग्लोबल विलेज है जिसने बना दिया है। अब आप एक पर्टिकुलर बिजनेस को, उसका हेडक्वार्टर कहीं होगा, उसका जो स्टाफ कहीं होगा, और वो आप देखोगे बेसिकली जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो थर्ड कंट्री के अंदर है। तो इस तरह से आप फंक्शंस कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इसको। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप देखिए, मोनोपोली पावर ऑफ मल्टीनेशनल्स। जैसे आप देखोगे मल्टीनेशनल कंपनीज, दे हैव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है, इनके पास मैन पावर ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, नेटवर्किंग अच्छी है, तो मोनोपोली हो जाती है कई बार इन मल्टीनेशनल्स की। अगर ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ जाके वहाँ पे बिजनेस करें, इंडिया के अंदर वालमार्ट को क्यों नहीं आने दिया, आप समझना, वालमार्ट को क्यों नहीं आने दिया रिटेल के अंदर। उसके बाद आप देखोगे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। अभी आप देखोगे मोनोपोली ऑफ मल्टीनेशनल्स की बात करूँ, जैसे मैं काफ़ी जगह पे FDI इन रिटेल अभी तक
ओपन नहीं किया गया है, ठीक है। एफडीआई इन रिटेल 100% यहाँ पे एफडीआई नहीं कर सकते आप रिटेल के अंदर, तो ये मोनोपोली को बचाने के लिए यहाँ पे छोटे डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनको बेसिकली बचाने की कोशिश है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है ये कि किसी भी जो देश की आप जो उसका ग्रोथ जर्नी देखोगे ना, ट्रेजेक्ट्री, पहले क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शरी सेक्टर, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर। इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया ने प्राइमरी से डायरेक्ट थर्ड टर्शरी सेक्टर या फिर जो सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं उसमें जंप लगा दिया। सेकेंडरी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें प्रॉब्लम रह गई बहुत सारी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने से जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था अभी तक वो ग्रो नहीं हो सका है जो होना चाहिए था। उसके बाद आप देखोगे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे टैक्स अवॉइडेंस। मैंने पहले आपको पहले ही बताया कि बिजनेस कहीं पे है, उसका हेडक्वार्टर कहीं पे रजिस्टर हुआ है, प्लस स्टाफ कहीं से है, तो एक प्रॉब्लम आती है कि टैक्स कौन सी कंट्री कलेक्ट करेगी, तो ये एक टैक्स अवॉइडेंस है। इसके लिए आप देखोगे बहुत सारे अग्रीमेंट हुए हैं, अग्रीमेंट लाइक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है जिसमें आप देखोगे जिसमें टैक्स अवॉइडेंस DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ये हमने इंडिया ने बहुत सारी कंट्री के साथ किया है कि इसमें ये ना हो कि एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको दो जगह आप टैक्स डिडक्ट करें, एक जगह दोनों कंट्री बायलेटरली बात करेंगे कि कहाँ पे डिडक्ट होना चाहिए, ये है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि इंडिया ने DTAA ठीक है किस कंट्रीज के साथ साइन किया, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अब देखते हैं इंक्रीज कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी। इंडिया के अंदर आप देखोगे साउथ इंडिया से कितने ज़्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, लेबर मोबिलिटी है, रेमिटेंसेस वो भेजते हैं। वर्क वीज़ा पे आप देखोगे अमेरिका में कितने लोग जाते हैं इंडिया से, H1B वीज़ा, ठीक है, ये सभी वीज़ा आप देखोगे। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देखोगे, मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग होता है आपस में, ग्रेटर कंपटीशन, लोअर प्राइसेस। देखिए कंज्यूमर को बेनिफिट है क्योंकि कंपटीशन जब होगा दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बीच में तो सोचेंगे इसको एक तो बेटर बनाने की कोशिश करें, कम दामों पर अवेलेबल कराए कंज्यूमर्स को, तो इससे प्राइसेस लोअर हो जाते हैं, कंज्यूमर्स को फायदा है। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबलाइजेशन क्या क्या। देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, पॉलिटिकल चेंजेस और LPG रिफॉर्म तो इंडिया के अंदर हो चुका है। पॉलिटिकल चेंजेस पे बात करते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन ऐसे डीग्लोबलाइजेशन भी है। अब अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी आई थी, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर देखा था कि अब अमेरिका जो है इंपोर्ट जो काफ़ी कंट्रीज़ के से करता है, काफ़ी कंट्री से जो इंपोर्ट करता है, इंडिया से भी उसने जनरलाइज सिस्टम ऑफ जो प्रेफरेंसेस था GSP, ठीक है, GSP बेनिफिट थे, तो वो विड्रॉ कर लिए इंडिया से, ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो इंडिया से वो विड्रॉ कर लिए वो बेनिफिट। तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो compete नहीं कर पा रहे हैं, अब इंडिया जो सस्ते प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका को सेंड कर रहा है, तो ये सभी जो बेनिफिट्स थे अमेरिका को हार्म कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये सभी जो उन्होंने बेनिफिट्स जो स्मॉल कंट्रीज़ या फिर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिए थे वो विड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पॉलिटिकल चेंजेस में आप देखोगे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP अमेरिका ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया, और आप देखोगे इंडिया ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि इसको चाइना मूव कर रहा है। BRI को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो पॉलिटिकल चेंजेस, राइट, दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है शायद इसको ज्वाइन कर ले RCEP को, किसी और को, किसी को नहीं, ठीक है। तो पॉलिटिकल चेंजेस जो आपकी पॉलिटिक्स है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अब FTA पे चला हुआ है, राइट, इंपॉर्टेंट है। अब बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टिंग इंडिया, देखिए इंडिया को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में हमेशा से आप देखोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है ग्लोबलाइजेशन से। पहला आप देखोगे एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आई है, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, फॉरेन कैपिटल इंडिया के अंदर आई है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है वो उनका भी आप देखोगे फेवरिंग लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। उसके बाद आप देखोगे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर्स, तो ये आपको सिर्फ डायमेंशन देखनी है कि कहाँ कहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ इंडिया के अंदर, क्योंकि आप देखोगे सैलरीज और आप देखोगे नई टेक्नोलॉजी, आप देखोगे मेडिकल टेक्नोलॉजी, आप देखोगे ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी आप देखोगे जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर ही हुआ लोगों का, क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको मिले हैं, प्राइस रिडक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब चैलेंजेस क्या है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 4.0 से क्या हो सकता है, जो हमारी स्मॉल MSMEs हैं, छोटे छोटे विलेज के अंदर जो MSMEs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो आप देखोगे आर्टिसंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो पोजिंग अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर
उसके बाद आप देखोगे डोमिनेशन बाय इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन ओवर द पुअर नेशन। देखिए डोमिनेशन बाय इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस ओवर द पुअर नेशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुअर नेशन जैसे अफ्रीकन्स लगा लीजिए आप, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे आप देखोगे अगर उन्होंने WTO साइन कर लिया, WTO साइन करने के बाद आपको ट्रेड बैरियर गिराने पड़ते हैं, राइट। तो ट्रेड बैरियर जब आप उसके गिराओगे तो MNCs वहाँ पे आएंगी। आपको पता है वहाँ पे उनके पास क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, एफिशिएंसीज हैं, बेटर टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा। तो ये आप देखोगे इसके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सो डोमिनेशन बाय इकोनॉमिकली पावर्ड नेशंस ओवर द पुअर नेशंस, अनसिविल सोसाइटी में this globalization also let loose the forces of uncivil society and accelerated the transnational flow of terrorism, human drug trafficking, ये सभी प्रॉब्लम्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम। अब आप ड्रग ट्रैफिकिंग देखोगे, ग्लोबलाइजेशन से आप देखोगे इंडिया के अंदर CISF कितनी बार ऐसे स्मगलिंग के केसेस पकड़ता है कि यहाँ पे जो डॉलर की स्मगलिंग होती है, गोल्ड की स्मगलिंग, एक्जोटिक्स जो आपकी स्पीसीज होती हैं एनिमल्स की, तो एनिमल की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, ड्रग्स। आप देखोगे वहाँ पे अदानी पोर्ट पे कितने हज़ार करोड़ की वो पर्टिकुलर ड्रग्स वहाँ पे पकड़ी थी, राइट। तो ये सभी आपके चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप देखोगे, कमोडिटीज़, ह्यूमंस को एज एन कमोडिटी ट्रीट किया जा रहा है आज के टाइम में। अब हम देखते हैं लास्ट, जैसे एक नीलेश दोशी है, एनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट, आप इनको बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फाइनेंशियल लिटरेसी इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है वी एक्सपेक्ट डी ग्लोबलाइजेशन और री इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड। वी एक्सपेक्ट डी ग्लोबलाइजेशन और री इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो ये इनका अजम्पशन है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ लगेगा कि इसमें कुछ ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ बचा हुआ है। सो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो ग्लोबलाइजेशन से लेकर आप दोनों जो क्वेश्चंस थे, आई विल शो यू, दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। 2007 में जो आया था ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके बाद आप लिखोगे विदर ग्लोबलाइजेशन, क्या सच में ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है? आपको सपोर्ट करना है। मुझे नहीं लग रहा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब एकदम खत्म हो जाएगा, बट उसके जो आप देखोगे फीचर्स जो हैं, जो उनके आप देखोगे बेसिकली जो विजिबल था ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले, अब वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की, आप देखोगे तो इस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, काटसा एक्ट, सैंक्शंस, ये सभी चीज़ें, ओके। तो ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये करंट रिलेटेड चीज़ें भी इसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज, सो वी हैव लॉन्च्ड अ बैच समाधान प्रो, जो कि आज शुरू होने वाला है 25 दिसंबर से। इफ़ एनीबडी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन बेसिकली ज्वाइन इट। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन प्लस CAPF पेपर 2 की आपकी जो थीम वाइज प्रिपरेशन है वो, और ग्रामर वीडियोस और सभी चीज़ें, मतलब जो आप बेसिकली आपको चाहिए CAPF में प्रिपेयर करने के लिए, उसमें एक्सेल करने के लिए। तो यही था। कोई क्वेरी हो आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।